Hello friends, welcome to the Satyam Aduhab channel. My name is Satyam and today we will discuss the strategy for UPPSC Mains 2013. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स हो चुका है और प्रीलिम्स के बारे में अब ज़्यादा डिस्कशन को अवॉइड करना है क्योंकि अब समय है मेंस की तैयारी का। सो इन शॉर्ट बस इतना ही कहूँगा कि जिस भी एस्पिरेंट्स के 82 प्लस क्वेश्चंस सही बन रहे हैं वो बिना समय बर्बाद किए मेंस की तैयारी पर अब लग जाएं, क्योंकि मेन जंग आपकी यहीं से शुरू होती है। एग्ज़ाम में आपने प्रीलिम्स में कितना स्कोर किया है इट डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर। मैटर यही करेगा कि आपने मेंस में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आपके मेंस के मार्क्स ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मेंस का इस बार चूंकि जान रहे हैं कि नया पैटर्न आया है जिसमें कंपलसरी पेपर में जो आपके ऑप्शनल होते थे उसे हटा दिया गया है और इसके बदले यूपी के स्पेसिफिक पेपर को इंक्लूड किया गया है। तो ये देखिए आपके सामने रिटन एग्जामिनेशन का एक क्लियर पिक्चर है। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये एग्जाम पैटर्न है जिसमें कि जनरल हिंदी 150 मार्क्स का होगा, ऐसे जिसमें 3 ऐसे लिखने होंगे आपको, वो भी 150 मार्क्स के होंगे। फिर ये चारों पेपर जैसा पहले पूछा जाता था वैसा ही है और ये दोनों यूपी स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके मेंस के रहेंगे 1500 और इंटरव्यू 100 का होगा, टोटल मार्क्स 1600 का होगा। तो ये तो हमारे पास हुआ एग्जाम पैटर्न। इसे समझने के बाद बारी आती है ये समझने की कि आखिर 1600 में आखिर कितने मार्क्स लेकर आया जाए ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये समझना है तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पेपर है क्या क्या। ये देखिए सिलेबस देख लेते हैं पहले। ये सिलेबस है आपका जनरल हिंदी का, ये है आपका सिलेबस। एसे का 700 वर्ड्स में आपको लिखने हैं 3 एसे। ठीक है ना, ये 3 एसे आपको लिखने हैं, 3 सेक्शन में दिए होंगे। इन तीनों में से एक एक आपको पिक करना है और उसे लिखना है 700 वर्ड्स में। चलिए, और ये पेपर 1 to 6 इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए ये है आपका पेपर 1 जिसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और इसके बाद देखिए कंटेम्प्ररी और फिर आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन आपका हो गया हिस्ट्री का। इसके बाद देखिए ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये सोसाइटी का पोर्शन है। ठीक है ना, यानी पेपर 1 में हिस्ट्री है, सोसाइटी है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी है। ठीक है ना। चलिए सिमिलरली पेपर 2 में देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे तो सोशल जस्टिस है और इसके बाद गवर्नेंस का पोर्शन है इसमें, और अंतिम में आप देखेंगे तो यहाँ जो है आपका ये पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का। और चारों में स्पेसिफिक यूपी स्पेसिफिक भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए पेपर 3 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके इकोनॉमिक्स को रखा गया है, साइंस एंड टेक को रखा गया है। ये देखिए यहाँ से शुरू है आपका, और इसके बाद आपको जो रखा गया है वो है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके बाद इसमें है डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये देखिए आपके एक पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट्स को डाला गया है। और ये है आपका पेपर 4 एथिक्स, जिसमें कि केस स्टडीज को भी इंक्लूड किया गया है।
ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो 2 पेपर न्यूली ऐड हुए हैं वो यूपी स्पेसिफिक हैं, उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी इन डेप्थ। सो आपको इसे भी अब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो अब बारी आती है, जब हमने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब समझने की बारी है कि आखिर कितने मार्क्स को टारगेट किया जाए। 1600 फुल मार्क्स हैं और 1600 में से आखिर कितने मार्क्स को टारगेट हम लोग करें कि हम लोगों का सिलेक्शन पक्का हो, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। मतलब हम लोगों को ये इंश्योर रहना है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये कैसे होगा, कितने स्कोर को हम लोगों को टारगेट करना चाहिए, तो चलिए अब ये देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा प्रीवियस ईयर के फाइनल कट ऑफ्स का एनालिसिस कर लेते हैं। और मैं बिल्कुल भी लोअर पोस्ट की आखिर मिनिमम जहाँ तक सिलेक्शन हुआ है, मैं उसके बारे में अब बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी 4 महीने का समय है, तो आप एक अच्छे स्कोर को टारगेट कर सकते हैं। और क्यों ना फिर अपर पोस्ट को ही टारगेट किया जाए, ताकि आप एक अच्छे पद को सिक्योर कर सकें अपने सिलेक्शन में। इसलिए मैंने ऊपर के ही 4-5 पोस्ट को लिया है और उन्हीं के मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जो कट ऑफ रहे हैं उनको मैंने अभी लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये देखिए, डिप्टी कलेक्टर का 2018 में 954 से 1014 मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है। डिप्टी एसपी के पोस्ट पर 927 से 955 मार्क्स जिन्होंने भी लाया है उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एआरटीओ का देख सकते हैं, एसीसीटी। अब आप इस चार्ट को एनालिसिस कीजिए। इस चार्ट को एनालिसिस करने के बाद आप साफ साफ देख सकेंगे कि 900 प्लस अगर कोई भी ला रहा है तो वो एक अच्छे पद को होल्ड करेगा, ये तय है। अगर 900 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं, और ये 900 प्लस मार्क्स जो है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों को जोड़कर है, ठीक है ना। तो अब बताइए, एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन हमारे दिमाग में क्या आइडिया रहना चाहिए, क्या स्कोर रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो। तो ये देखिए, एज्यूम करते हैं कि इंटरव्यू में 100 में 60 मार्क्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मिनिमम हम टारगेट करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम मेरे मार्क्स का, मेरे स्कोर कार्ड का क्या रेंज रहना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, जनरल हिंदी 150 मार्क्स टोटल है, इसमें से मिनिमम 80 मार्क्स तो रहने चाहिए और मैक्सिमम ये 95 टू 100 तक जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे में मिनिमम 80 टू 85 मैक्सिमम। जीएस पेपर 1 में 96 आप रखिए, 98 तक इसे आप खींच सकते हैं, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। पेपर 2 में 100 112, पेपर 3 में 114 115 तक रख सकते हैं क्योंकि मार्क्स आते हैं इन पेपरों में। पेपर 4 में 100 टू 120 एथिक्स में। और यूपी स्पेशल, चूंकि ये नया पेपर है और नए पेपर में अभी अब स्कोरिंग किस हिसाब से होगा ये तो बताना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन हाँ 110 टू 115 ये रेंज रह सकता है, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूपी स्पेसिफिक अब जनरल हो चुका है, यानी कि ये जनरल पेपर की तरह है, ऑप्शनल नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट करेगा। इसलिए अब मार्क्स बहुत ही मिनिमम मार्क्स पर सिलेक्शन होंगे, वो बहुत बड़ा गैप नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। सो अगर इन सब को आप रफली कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए, मेंस में आपके 790 से 855 ये स्कोर आपको टारगेट रखना है कि 790 से 850 855 तक मेरा मार्क्स रहे। तब जाकर के यदि इंटरव्यू में आपने 60 मार्क्स गैदर करते हैं तो देखिए आपका फाइनल स्कोर कार्ड में आता है मार्क्स 850 टू 915, और 850 से 915 इस बार बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाएगा। और अगर ये स्कोर आप करते हैं
तो विश्वास मानिए आप बहुत ही अच्छे पद पर अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट यही रहेगा 850 से 915। ओके, चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये मार्क्स आएगा कैसे। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए मार्क्स कैसे आना है। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, देखिए टारगेट करना पड़ेगा ना। तो पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम है सिलेबस को रट जाना, सिलेबस को मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस जब आपका पूरा का पूरा रटा होगा, एक एक पॉइंट्स आपके रटे होंगे, तो आपको फिर आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और कहां से इंटरलिंक किया जा रहा है। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, और ये एनालिसिस किस तरीके से, ये देखिए इसे मैं कहता हूं मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए मैक्रो एनालिसिस का मतलब है कि सबसे पहले हम पेपर 1 को उठाते हैं। अब पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए पहला हम हिस्ट्री ही अब उठाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके बाद आपका सोसाइटी है। और अब हम एग्जाम्पल के तौर पर उठाते हैं हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, अब जरा ये सोचिए कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या है। ये देखिए हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर पूछा जा रहा है, सिलेबस के अंदर है और क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। इसके बाद मॉडर्न इंडिया पूछा जा रहा है, इसके बाद कंटेम्प्ररी पूछा जा रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जा रहा है। चलिए ये देखिए, और अब जो है इन चारों में से भी अब हम आर्ट एंड कल्चर को पकड़ते हैं। और आर्ट एंड कल्चर, अब इसमें आपको देखना है कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां आपको डीप एनालिसिस करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, उनका सेगमेंटेशन करना है कि आखिर ये किस सेगमेंट से है। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए आर्ट एंड कल्चर आपके सामने यहाँ पर है और ये इसका सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है ना, तो अब चलिए इसको जैसा हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। आर्ट फॉर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्ट फॉर्म्स बताइए क्या क्या है। जैसे स्थापत्य कला है, ठीक है ना। अब स्थापत्य कला को अगर हम लोग पढ़ने जाएं तो आप जरा सोचिए इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। स्तूप से पूछा जा सकता है, चैत्य और विहार से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको देखना भी है कि पूछा गया है या नहीं। इसके बाद मंदिर स्थापत्य कला से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। अब मंदिर स्थापत्य कला के अंदर नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इन सब से पूछा जा सकता है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो फिर चोल कला, पल्लव कला, इसके बाद आपको देखते हैं तो राष्ट्रकूट कला। इससे भी और आगे देखते हैं चंदेलों की कला, जैसे कि अब आप देखेंगे खजुराहो का मंदिर। खजुराहो के मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो जाहिर सी बात है वो आपसे पंचायतन शैली के बारे में पूछा है ना, पंचायतन शैली के बारे में। इसके बाद आप और आगे बढ़िएगा तो इंडो इस्लामिक कला के बारे में पूछा जा सकता है, स्थापत्य कला। जैसे इसके अंदर त्राबियत
और अर्कुएट। और आगे बढ़ेंगे स्थापत्य कला में तो मुगल स्थापत्य कला से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर जौनपुर के सरकी वंश के बारे में पूछा जा सकता है, सरकी वंश के कला के बारे में, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जिसमें अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद की शैली का वर्णन किया जा सकता है। तो अब देखिए स्थापत्य कला एक छोटा सा एक आर्ट फॉर्म का एक पॉइंट है स्थापत्य कला, और उसके अंदर इतने सारे की पॉइंट्स हैं। अब इनमें से किससे क्वेश्चन अराइज हो चुका है ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं। और अब देखिए मान लेते हैं आर्ट फॉर्म्स में ही हम लोग आते हैं, संगीत कला है, संगीत के फॉर्म्स में हम लोग अब डील करेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन संगीत कला से पूछे गए हैं, ठीक है। डांस फॉर्म्स, और फिर इसमें फिर फोक आर्ट्स भी आपको देखने होंगे यूपी में जो स्पेशली प्रचलित हैं, ठीक है ना, जैसे लोक कला, तो लोक नृत्य जो होते हैं आपके, इनको भी आपको यहाँ देखना होगा कि किनके बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं आते हैं पेंटिंग के ऊपर। अब पेंटिंग के ऊपर जरा सोच कर देखिए पेंटिंग के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, पेंटिंग का आखिर विकास क्रम क्या रहा है। ये देखिए भीमबेटका केव को देखिए जरा, ये देखिए, ये हम लोगों ने पेंटिंग की शुरुआत, मानव ने पेंटिंग की शुरुआत यहाँ से की है। ये किस दौर की है कला, ये है प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि आरंभ से जो 6100 बीसी, आरंभ से 6000 बीसी का जो काल था, उसमें भी उच्च पुरापाषाण का जो काल था, वहां पर मानव ने इस पेंटिंग को बनाया है, भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब सोचिए यहाँ से विकसित होते होते चित्रकला कैसे पहुंची है यहाँ तक। इसके बाद देखिए सैंधवकालीन चित्रकला हो सकता है, उसका विकास कैसा रहा, ठीक है। देखिए मैं आपको क्रम बता रहा हूँ केवल, सैंधवकालीन चित्रकला, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध चित्रकला। अब बौद्ध चित्रकला में भी आपको देखना होगा कि एग्जाम्पल क्या क्या है, अजंता का है, एलोरा का है, ठीक है ना। फिर इसी के साथ है जैन चित्रकला, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। इसके बाद मुगल स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला। इसके बाद आप साइड बाय साइड देखिए कि प्रांतीय चित्रकला में कौन कौन से आते हैं। प्रांतीय चित्रकला के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो दक्कनी चित्रकला, जिसमें कि अगर आप आदिल शाह के बारे में सुने होंगे, अगर आपने सुना है तो उनका रागमाला चित्रकला का जो शैली है, जिसमें विभिन्न महीनों और विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से अपने इमोशंस को दर्शाया जाता था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी चित्रकला, जिसमें कि मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, कोटा कला हो गया। फिर देखिए पहाड़ी चित्रकला, जिसमें कि कांगड़ा और बसौली हो गया। फिर पटना, मधुबनी, मंजूसा, ये सब चित्रकला हो गया। तो ये सारे के सारे चित्रकला को देखने के बाद इसके बाद और आते हैं तो मॉडर्न आर्ट में आ जाइए, मॉडर्न चित्रकारी में आ जाइए। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ऑयल पेंटिंग को देख सकते हैं, जिसके बारे में जैसे कि आप जानते होंगे राजा रवि वर्मा, इनकी चित्रकारी ऑयल पेंटिंग की है, ठीक है। और यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम लोग सैंड आर्ट तक आ सकते हैं, सैंड आर्ट, जिसमें कि सुदर्शन पाठक का नाम बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये है चित्रकारी का एक आपका फेज कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं।
और आपको फिर इनके दौरान देखना है, इन सब चीज़ों को समझने के बाद देखना है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन किस सेगमेंट से आए हैं, हमें कहाँ फोकस करना है, ठीक है ना। और हर एक चित्रकारी के फेज के बारे में हमें कुछ की पॉइंट्स जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, और देखिए, अगर इसके बारे में देख चुके तो अब और देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में अगर हम लोग देखना हो तो बौद्ध धर्म के बारे में देख सकते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अब इनकी फिलॉसफीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। फिलोसॉफी के बारे में कि आखिर इसने वर्ल्ड पीस को कैसे बढ़ावा दिया है, क्या भूमिका है, ये आपका 2018 में पूछा भी गया है। इसके बाद अब आप देखिए हेरिटेज आर्क पूछा गया, ये क्या है, आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद और बताइए वर्ण व्यवस्था, ये पूछा गया है, गांधी की वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत क्या है और ये कितना सही है कितना गलत है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर सिस्टम, सोसाइटी, ठीक है, ये इंडिया में है तो आखिर ये इसका एडवांटेज क्या है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, अब आपको जैसे ही आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को देख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। और इन्हीं को बेस बनाते हुए अपनी स्टडी को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्क हम लोगों ने किए हैं, जितने भी काम हम लोगों ने किए एनालिसिस के दौरान, अब इस एनालिसिस को हमें हर पेपर पर अप्लाई करना है, पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, जब इसका सिलेबस आ जाएगा तब, ठीक है। तो इन सभी पर, हर सब्जेक्ट पर और इसके हर टॉपिक पर और हर सब टॉपिक पर इस एनालिसिस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हम लोग कर लेंगे, अब आपको एक प्रॉपर और क्लियर रेंज समझ में आ जाएगा कि यूपीपीएससी अपने मेंस के क्वेश्चन को किस रेंज में बना रहा है, कहाँ तक लेकर जा रहा है, उस क्वेश्चन के एनालिसिस में वो कहाँ तक डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जब आप लोग देख लेंगे तो इसके बाद आपके पास बारी आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की, खुद की। अब आप एक एक टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में, बिल्कुल ही पॉइंट फॉर्म में, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, पूरे कंप्लीट सेंटेंस को लिखने की जहमत नहीं लेनी है, पॉइंट फॉर्म में, ताकि आप उसे रिकॉल कर सकें। ये अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल ही लेटेस्ट डेटा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होने चाहिए, 2-4, ज़्यादा नहीं, 2-4, ठीक है, लेटेस्ट डाटा होने चाहिए, सपोर्टिंग डेटा जिसको बोलते हैं। फिर चाहे वो किसी कमिटी का रिकमेंडेशन हो, फिर वो चाहे किसी रिपोर्ट का आप रेफरेंस ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, किसी भी तरीके का, ठीक है ना, संविधान का कोई आर्टिकल हो, ओके। ये आपका पॉइंट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स डेटा होना चाहिए, अपडेटेड डेटा होना चाहिए, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके रेलिवेंट होने चाहिए, ये आपके नोट्स में होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स रेलिवेंट होने चाहिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि यहीं इसी शॉर्ट नोट्स में यदि किसी तरीके से आप अपने डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें तो, क्योंकि ये कन्वर्जन अगर आप अभी से करना शुरू कर देंगे, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, अगर इस तरीके से आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पेपर पे फिर उतरने लग जाएगा, ठीक है ना। वो एक दिन का ये काम नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर चाहे कि मैं जाकर सीधा डायरेक्ट पेपर में ग्राफ चार्ट बना दूंगा तो ये इतना ईजी नहीं है।
इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट्स आप जैसे ही बना लेंगे, इसके बाद का आपका काम रहेगा क्वेश्चंस को देखना और उसे फ्रेम करना। ठीक है ना, कॉपी पेन उठाना है, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में उस क्वेश्चन को फ्रेम करना है कि आखिर इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे क्या क्या। अगर इस क्वेश्चन को हम 4 सब क्वेश्चंस में तोड़ रहे हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा, बॉडी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव्स निगेटिव्स क्या होंगे और हमारा कंक्लूजन क्या होगा। इतना आपको केवल 4 से 5 मिनट में सोच करके लिख देना है। और कोई अगर ग्राफ चार्ट बनाना हो, ड्रॉ करना हो, मैप वैप, तो आप उसे कर लेना है। लेकिन ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा का समय नहीं लेना है। आपको प्रॉपर आंसर अभी राइटिंग नहीं करना है। ठीक है ना, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन को देखते के साथ आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाए, वो हर एक डेटा को रिकॉल करने की कोशिश करे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, रेलिवेंट है, जुड़ा है, इंटरलिंक किया जा सकता है। तो हर उस डेटा को आपका दिमाग जैसे ही रिकॉल करने लग जाएगा, सेंटेंस तो आप खुद ब खुद फॉर्म कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी अब आपको राइटिंग का प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे आंसर राइटिंग करना है, 3 घंटे में बहुत सारा सेंटेंसेस लिखना है। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। अभी आपका 1 महीने का टारगेट केवल यही होना चाहिए कि आपका प्रॉपर एनालिसिस हो, आपका शॉर्ट नोट्स हर दिन बनता रहे। एक ही दिन में नहीं बनाना है कि आप पहले बैठे हैं तो शॉर्ट नोट्स ही पहले बनाएंगे 2 महीने तक, नहीं, ये हर दिन का एक प्रोसेस होगा। ठीक है ना, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहना है, हर दिन 2 घंटे 4 घंटे इस पर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चंस को देखिए, फ्रेम करने की कोशिश कीजिए कि मैं कितने डेटा को कलेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रेन कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है एट अ टाइम, क्विकली। ठीक है ना, ये आप जैसे ही कर लेंगे 1 महीने तक, विश्वास मानिए, इसके बाद ही आप जा करके आराम से कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, बिलीव मी। ये है एक सधी हुई स्ट्रेटजी जो अभी आपको 4 महीने तक, अगले 4 महीने तक फॉलो करनी है। ठीक है ना, चलिए जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।